नमस्ते दोस्तों, आज का विषय बेहद संवेदनशील है, दिल दहला देने वाला। ये एक ऐसी घटना है जो न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर रही है। एक ग्रेजुएशन की छात्रा, एक 19 साल की युवती जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना थी, उसके साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने हैवानियत की। ये सुनने में जितना भयावह लगता है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है, कहीं ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला है यह सच। आज हम इस मामले की हर परत को सामने रखने की कोशिश करेंगे। पीड़िता की मां ने जो बताया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी सवाल कर रहे हैं इस सरकार से कि आखिर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी व्यवस्था और हमारा कानून कहां पर फेल होता है। यह घटना बनारस की है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी जो सनातन धर्म की गहरी जड़ों के लिए जानी जाती है और साथ ही यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। लेकिन 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के बीच इस शहर ने एक ऐसी वारदात देखी जो मानवता पर कलंक है। एक 19 साल की छात्रा जो ग्रेजुएशन कर रही थी, 29 मार्च को अपने काम से वो घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में इस छात्रा को उसका दोस्त राज विश्वकर्मा घुमाने के बहाने ले जाता है और यहीं से शुरू हुई उसकी 7 दिनों की दर्दनाक यात्रा, जिसमें 23 लोगों ने उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। पीड़िता की मां ने यह बताया कि 29 मार्च को राज विश्वकर्मा उसे एक होटल में लेके गया जहां उसने उसके साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया। यह वीडियो उसके लिए एक हथियार बन गया और अगले दिन यानी 30 मार्च को जब वो घर लौटने की कोशिश कर रही थी तो राज के कुछ और दोस्त वहां पर पहुंच गए। इन दोस्तों के नाम थे समीर, आयुष सिंह और दूसरे लोग। ये सब होटल आए, उन्होंने उसे रोक लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ फिर से रेप किया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन लोगों ने पीड़िता का मोबाइल छीन लिया ताकि वो किसी से मदद भी न मांग पाए, किसी से संपर्क ना कर पाए। अगले दिन उन्होंने और लोगों को, जिनके नाम थे सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद, जाहिर, इनको बुलाया। इन लोगों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर से उसको एक कैफे में ले गए जहां उन्होंने फिर उसका शोषण किया। यह लगातार सिलसिला चल रहा था, लगातार इस लड़की के साथ शोषण हो रहा था। 2 दिनों तक मलदहिया और उसके आसपास के होटलों में साजिद के दोस्त इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और दूसरे कुछ लोग, इन लोगों ने पीड़िता के साथ बार बार रेप किया। ये लोग उसे शहर से दूर ले गए, उसकी हर जगह वीडियो बनाते रहे ये लोग और लगातार ये धमकी देते रहे कि अगर उसने किसी को भी बताया तो सारे के सारे वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। 3 अप्रैल की रात साजिद ने उसे एक कार में बिठा दिया जहां पहले से 5-6 लड़के मौजूद थे। चलती कार में इन दरिंदों ने एक बार फिर से उसका शोषण किया और फिर उसे सड़क पर फेंक कर चले गए। बदहवास हालत में वो किसी तरह 4 अप्रैल को अपने घर पहुंची और अपनी मां को यह पूरी दर्दनाक कहानी बताई। ये दर्दनाक कहानी जो उसके साथ 1 हफ्ते तक बीती। परिवार का दर्द आप समझ सकते हैं कि किस कदर होगा। और ये सब कुछ बनारस में हो रहा था, काशी में हो रहा था। पीड़िता की मां इसके बाद हैरान रह गई, वो चौंक गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जब घर आई तो वो सहमी हुई थी, डरी हुई थी। उसकी मां ने उसको समझाया, पूछा कि क्या कुछ हुआ है उसके साथ, तो उसने पूरी कहानी अपनी मां को बताई। जब ये पूरी कहानी उसकी मां ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ गई। इसके बाद एक मां और एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उनकी बेटी, जो उनके सपनों का आधार थी, उनके सपने पूरा करना चाहती थी, जिस पर उन्हें गर्व था, उसको इस तरह तोड़ा गया। और सबसे दुखद बात यह कि यह सारी घटना 7 दिनों तक चलती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कहां है। क्या हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा सिस्टम इतना संवेदनहीन हो गया है कि एक लड़की की चीखें उसको सुनाई नहीं दी, उसका दर्द उसको सुनाई नहीं दिया? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि ऐसे अपराधी
इतनी आसानी से उसको लेकर घूमते रहे। इन अपराधियों की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। जो सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस है, उस सरकार का इकबाल कटघरे में है। 4 अप्रैल को पीड़िता का परिवार थाने पहुंचा, उसने शिकायत दर्ज कराई इस पूरे घटनाक्रम की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 23 लोगों के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया गया। 23 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जो लोग हैं, ये कैसे फरार हो गए, कहां घूमते रहे, 7 दिनों तक क्या होता रहा। वाराणसी जैसे शहर में सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है, वहां ऐसा क्या हुआ। हमें यह सोचना होगा कि अगर यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो सकती है, तो क्या यह कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती। पोस्ट और समाचारों में लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि बदनामी ना हो सरकार की। क्या यह सच है? क्या राजनीतिक दबाव की वजह से इस मामले को कवरेज नहीं दिया जा रहा है, लोग जान ना पाए इसके बारे में? यह हो रहा है। कई सारे न्यूज चैनल हैं जो इस खबर पर बात नहीं करना चाहते। आप कितनी बार इस तरह की खबरों पर चर्चा करेंगे? आप कितनी बार छाती पीटते हुए दिखाई देंगे? या फिर यह मामला भी वही पुराना रास्ता अख्तियार करेगा, जहां कुछ दिन चर्चा, कुछ दिन प्रदर्शन और फिर सब कुछ भूल जाया जाएगा? कितने दिनों तक? यह तो सोचना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र का यह मामला है, और यह घटना हो कैसे गई, यह भी एक प्रश्न है। मुझे इजाजत दीजिए। जरूर बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपको लगता है कि इस घटनाक्रम को भी दबा दिया जाएगा, जिससे कि कोई इसके बारे में जान ना पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए।